जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 13 के बारे में समझेंगे। क्या है अनुच्छेद, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 13 मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, जिसमें एक अनुच्छेद 13, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। अनुच्छेद 13 के कई खंड हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुच्छेद 13 बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आई होप कि यह वीडियो देखने के बाद आपको अनुच्छेद 13 क्लियर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 13 में लिखा है मूल अधिकारों से असंगत। इसमें लिखा है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण बनाने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण बनाने वाली विधियां। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 13 में बस इतना लिखा है, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण बनाने वाली विधियां। इसके कई खंड हैं, जैसे अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 13 में लिखा है, ऐसा कोई भी पुराना कानून, ऐसा कोई पुराना विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वह शून्य समझी जाएगी। समझे, ऐसा कोई भी पुराना कानून शून्य समझा जाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान जब लागू हो गया तो इसमें यह अनुच्छेद 13 कौन कह रहा है, ऐसी कोई भी विधि जो प्राचीन या इससे पूर्व लागू थी, अगर वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह शून्य यानी कि रद्द समझी जाएगी। जैसे प्राचीन काल में संविधान जब लागू नहीं हुआ था, इससे पूर्व जब मनुस्मृति देश में प्रचलित थी, तो मनुस्मृति में यह चर्चा थी कि दलित और महिलाओं को उचित सम्मान न दिया गया था। यदि उचित सम्मान नहीं मिलता है, और हमारा संविधान यह व्याख्या करता है कि राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या? मूल अधिकार। तो जब उचित सम्मान नहीं मिला, पता चला जैसे शूद्रों को गांव के बाहर रखा जाता था, और उसमें मनुस्मृति में यह लिखा था कि महिला जो है संपत्ति का मालिक नहीं बन सकती। ओवरऑल ये सब क्या थी? पुरानी कुरीतियाँ थी, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बखूबी समझते थे, और उनको संविधान बनाने का मसौदा यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और संविधान की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी, जो यह जानते थे कि अगर ऐसा होता है तो यह राइट टू इक्वलिटी की बात नहीं होती। अतः उन्होंने अनुच्छेद 13 को वरीयता दी। तो देखिए अनुच्छेद 13 बस इतना कहता है, ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार अनुच्छेद 13 या मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, वह क्या हुआ? शून्य समझा जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं अनुच्छेद 13 का 2 इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें कहा गया है कि भविष्य में ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। जैसे भविष्य में कोई ऐसा कानून पता चले संसद ने बना दिया, जैसे यह बना दिया कानून की महिलाओं को अब 8 घंटे से नहीं बल्कि 12 घंटा काम करना है, तो यह उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है, और ऐसा कानून न्यायपालिका द्वारा उसको रद्द कर दिया जाएगा, अर्थात वह शून्य समझी जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2 उसमें कहता है कि इसके प्रारंभ में जितने भी कानून, जैसे अंग्रेजों का पिट्स इंडिया एक्ट या अंग्रेजों का जो भी 1919, 1909 या 1773 का जितने भी कानून थे, यदि मूल अधिकारों का हनन करती हैं या उनका उल्लंघन करते तो उनको शून्य समझा जाएगा। वहीं अनुच्छेद 13 का 2 कहता है कि भविष्य में कोई ऐसा कानून न बनाया जाए जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अब देखिए अनुच्छेद 13 3 क्या कहता है, कौन कौन सी विधियाँ शामिल है को स्पष्ट किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 13 में कौन कौन सी विधि शामिल, कौन कौन सा कानून शामिल है, उसको स्पष्ट रूप में इसमें व्याख्या किया गया है। अब समझते हैं अनुच्छेद 13 का 4। अनुच्छेद 13 का 4 क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 पर प्रभावी नहीं होगा। आप लिख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 368 यह कहता है, इसके द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 पर प्रभावी नहीं होगा। यानी कि 368 के तहत किया गया संशोधन यदि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है तो वह शून्य समझा जाएगा। जैसे आप ध्यान से समझिए इसको, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए।
जैसे आगामी चुनाव में कोई पार्टी चुनाव जीत कर आती है और वह सत्ता में बहुमत दल या मेजोरिटी पाकर सत्ता में जब वो आती है, अब वो उसका सत्ता बहुमत है पूरे लोकसभा राज्य में, जैसे उसका बहुमत है, जो बिल चाहे पास करवा सकती है। उन्होंने संसद में यह बिल पास करवा लिया कि आने वाले समय में चुनाव 5 साल में नहीं बल्कि 10 साल में होगा, और ऐसा कानून बन गया 10 साल में चुनाव होगा, जिससे अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हो रहा है और न्यायपालिका इसको रद्द कर देगी। तो इसमें यही कहा गया है कि 368 के तहत ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करती होगी। आपने देखा होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी लिया थे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन, इसको न्यायपालिका ने रद्द कर दिया क्योंकि यह क्या कर रहा था, अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर दिया गया था। और इसको जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 में, इसको लिख लीजिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में, इसको जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 में। और इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना, और वैध मानने के साथ साथ आधारभूत ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। आधारभूत ढांचा क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं आधारभूत ढांचा। देखिए, आधारभूत ढांचा का तात्पर्य है न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को शून्य समझेगी जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो। यह क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। आप समझ गए होंगे, न्यायपालिका ऐसी विधि को शून्य समझेगी या रद्द कर देगी जो आधार बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती होगी। आई होप कि आप लोग अनुच्छेद 13 को समझे होंगे। आई रिपीट, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है, मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण बनाने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण बनाने वाली विधियाँ आपको याद होगी अगर, इसके कई खंड हैं, इसके 4 खंड हैं। अनुच्छेद 13 का 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 का 1 एक कहता है पुरानी कानून यानी कि पुरानी जो कानून है, अगर वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह शून्य समझी जाएगी। ठीक, समझ गए। दूसरे में क्या लिखा गया है कि भविष्य में कोई भी ऐसा कानून संसद नहीं बनाएगी, भविष्य में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी। वहीं पे अनुच्छेद 13(3) का कहता है कि कौन कौन सी विधियां इसमें शामिल है उसको स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 13 का 4 कहता है कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 पर प्रभावी नहीं होगा, यानी कि आप अनुच्छेद 368 के तहत ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करती हो। अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी। इसको जोड़ा गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा, और केशवानंद भारती बनाम केरल में इसको के वैध मानते हुए वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। आई होप अनुच्छेद 13 आप समझ गए होंगे। यदि आपको अनुच्छेद 13 नहीं भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया तो डबल कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।